यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी ट्रिक्स में आज हम डिस्कस करने वाले हैं KBS, PRT, TGT, PGT के लिए पेडागोजी सेक्शन, जिसमें हमने शामिल किए हैं रोहित वैद्यवान सर, अध्ययन मंत्रा के नोट्स, और ये हमने पेड कोर्स की पहली क्लास के नोट्स हैं। आइए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि टीचिंग क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि टीचिंग क्या है और टीचिंग के अंतर्गत कौन कौन से स्तर, चरण और चर आ जाएंगे। तो बात करें अगर हम टीचिंग की, तो टीचिंग में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लेवल ऑफ टीचिंग, कि शिक्षण के स्तर कितने हैं। नंबर 2 फेज ऑफ टीचिंग, शिक्षण के चरण कितने हैं। और नंबर 3 शिक्षण के चर कितने हैं। तो आइए देखते हैं। अगर हम बात करें शिक्षण के स्तर की, तो उससे पहले समझना जरूरी है कि शिक्षण है क्या। तो शिक्षण समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि शिक्षण क्या है। एक टीचर और एक लर्नर के बीच की प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो इसमें टीचिंग जो कर रहा है वह क्या हो जाएगा, टीचर। लर्निंग में कौन आ जाएगा, लर्नर। और इन दोनों के बीच की जो प्रोसेस होगी उसे हम क्या बोलेंगे, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। बात करें अगर हम टीचिंग के स्तर की, तो कितने स्तर हो जाएंगे इसके, 3 स्तर। आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि लर्निंग इज ए प्रोसेस, तो आपको बताना है कि लर्निंग किस तरह की प्रोसेस है। तो लर्निंग कंटिन्यूस है, कॉम्प्लेक्स है, बोथ है या डिफिकल्ट। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉम्प्लेक्स। कंटिन्यूस इसका आंसर क्यों नहीं होगा, तो यहाँ क्या दिया है, लर्निंग। और लर्निंग में क्या है, यहाँ भी इसके कंटिन्यूस नेचर को बता रहा है, तो एक ही चीज़ को 2 बार बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉम्प्लेक्स, जिसका अर्थ होता है जटिल। अब क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में कि जटिल और कठिन में क्या अंतर है। तो जटिल तो ऐसा काम हो जाएगा जिसे करने में दिक्कतें तो आए, लेकिन वह क्या हो जाए, उसके बाद में भी पूर्ण हो जाए। कठिन जिसमें आप दिक्कतों को देखकर उस काम को छोड़ दें, तो वह हो जाएगा डिफिकल्ट। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। आइए अब हम डिस्कस करेंगे इसके लेवल के बारे में। तो कौन कौन से लेवल हो जाएंगे, 3 लेवल हैं इसके। पहला लेवल हो जाएगा मेमोरी, जिसको बोला जाएगा स्मृति। नंबर 2 लेवल जो हो जाएगा वह हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग का अर्थ हो जाएगा समझ। और नंबर 3 जो इसका लेवल हो जाएगा वह हो जाएगा रिफ्लेक्टिव, जिसका अर्थ हो जाएगा प्रतिदर्शी। ये आपको याद रखने हैं। अगर हम बात करें मेमोरी लेवल की, तो इस लेवल में प्रोसेस कैसी होगी, थॉटलेस, यानी विचारों का बिल्कुल भी प्रयोग न होना। किस अवस्था में आ जाएगा, स्मृति के स्तर में, मेमोरी लेवल में। जैसे कोई बच्चा है, उसे आपने किसी डॉग को दिखाकर बता दिया कि यह डॉगी है, तो वह क्या याद रखेगा, डॉगी। हॉर्स को दिखाकर कह दिया कि यह हॉर्स है, तो वह उसे क्या याद रखेगा, हॉर्स। उससे अलग वह अपना कोई दिमाग नहीं लगाएगा। तो यह कैसी प्रोसेस हो जाएगी, विचारहीन प्रोसेस। तो यह आ जाएगी मेमोरी के अंतर्गत। अगर हम बात करें नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग के बारे में, जब बच्चा अपनी थोड़ी थोड़ी समझ विकसित कर लेगा, तो वह किस में चला जाएगा, थॉटफुल में। तो अर्थात उसमें किसका जन्म हो जाएगा, विचारों का जन्म। तो हमारी नंबर 2 प्रोसेस कौन सी हो जाएगी, अंडरस्टैंडिंग। बात करें अगर हम नंबर 3 की, तो नंबर 3 हो जाएगी रिफ्लेक्टिव। अगर वह अपने विचारों को सीखकर उसका प्रयोग करना सीख जाए, तो वह किस में चला जाएगा, प्रतिदर्श में। तो यह किस में आ जाएगी, अपर थॉटफुल में, उच्च विचारशील। तो इस तरीके से ये 3 स्तर हो जाएंगे, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा मॉडल किसके द्वारा दिया गया है। बात करें अगर हम मेमोरी लेवल की, तो मेमोरी लेवल दिया गया है हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा। अंडरस्टैंडिंग की बात करें, तो अंडरस्टैंडिंग किसके द्वारा दिया गया है, यह दिया गया है मॉरिसन के द्वारा। और बात करें अगर हम रिफ्लेक्टिव की, तो रिफ्लेक्टिव किसके द्वारा दिया गया है, हंट के द्वारा। ये नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अगर हम बात करें फेजेस की, कि कौन कौन से फेजेज हो जाएंगे, तो टीचिंग के अंतर्गत कितने फेजेज हो जाएंगे, 3 फेज। अभी तक हम बात कर रहे थे लेवल की, लेवल कितने, 3। अब हम बात करेंगे चरण की, तो चरण भी कितने, 3। पहला चरण हो जाएगा प्री एक्टिव, दूसरा हो जाएगा इंटरएक्टिव और तीसरा हो जाएगा पोस्ट एक्टिव। अगर हम बात करें प्री एक्टिव, यह हो जाएगा पूर्व सक्रिय, इंटरएक्टिव अंत्य सक्रिय और पोस्ट एक्टिव हो जाएगा उत्तर सक्रिय। पूर्व सक्रिय में क्या करना है आपको, एक
प्लान डेवलप करना है, तो इसमें किसका निर्माण होगा, प्लान का। बात करें इंटरएक्टिव में, अब जो प्री एक्टिव में प्लान डिस्कस किया है उसका यूज भी तो करना है, तो वह किसके अंतर्गत आ जाएगा, इंटरएक्टिव के। बात करें पोस्ट एक्टिव की, अगर कोई पार्ट आपने डिस्कस किया है तो उसके बारे में फीडबैक आपको किस में मिलेगी, फीडबैक या रिजल्ट का पार्ट किस में हो जाएगा, पोस्ट एक्टिव में। तो आप याद कर सकते हैं प्री एक्टिव सबसे स्टार्टिंग की स्टेज हो जाएगी, नंबर 2 हो जाएगी इंटर। इंटर और इंट्रा में क्या अंतर हो जाएगा, जब भी हम सेल्फ की बात करेंगे तो वह क्या होगा, इंट्रा, और इंटर की बात होगी जब हम बात करेंगे अदर्स की। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अगर हम बात करें अब वेरिएबल्स की, तो इसमें वेरिएबल कितने हो जाएंगे, अभी तक हमने देखा लेबल कितने, 3, फेजेस कितने, 3। अब हम बात करेंगे वेरिएबल्स की, तो वेरिएबल्स भी कितने, 3। ये आपको याद करने में आसानी होगी कि लेबल भी 3, फेजेस भी 3 और वेरिएबल भी 3। कौन कौन से वेरिएबल हो जाएंगे, वेरिएबल बोलते हैं उसे जिसमें क्या हो, चेंजेज या परिवर्तन। तो इसके अंतर्गत कितने वेरिएबल आ जाते हैं, 3। नंबर 1 होगा आपका टीचर, नंबर 2 हो जाएंगे स्टूडेंट, और नंबर 3 हो जाएगा कैरिकुलम या पाठ्यक्रम। टीचर एक शिक्षक, शिक्षक किस तरह का हो जाएगा, तो यह हो जाएगा स्वतंत्र चर या इंडिपेंडेंट। स्टूडेंट की बात करेंगे तो स्टूडेंट का क्या हिसाब है कि टीचर जो पढ़ाएगा उसे वह पढ़ना पड़ेगा, तो टीचर की स्टूडेंट किस में आ जाएगा, डिपेंडेंट में। बात करें अगर हम कैरिकुलम की, तो कैरिकुलम किसका आ जाएगा, टीचर और स्टूडेंट के बीच का क्रम क्या हो जाएगा, पाठ्यक्रम, कैरिकुलम। तो यह कौन सा चर हो जाएगा, मध्यम या मध्यस्थ चर, यह आपको याद रखना है। तो इस तरह से कितने पोलर हो गए, ट्राइपोलर, 3 पोलर हो गए। तो इसका नाम क्या दिया है इस प्रक्रिया का, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है, तो ये आपको याद रखना है किसके द्वारा कहा गया है, जॉन ड्यूवी के द्वारा। अगर हम बात करें, इनसे पहले भी एक थ्योरी दी जा चुकी है, तो वह किसके द्वारा दी गई थी, एडम्स के द्वारा। और एडम्स ने क्या बताया था कि शिक्षण एक कैसी प्रक्रिया है, बाइपोलर, और बाइपोलर का मतलब हो जाएगा द्विध्रुवीय। तो इसमें कौन सा चर गायब हो जाएगा, पाठ्यक्रम। तो आपको याद रखना है एडम्स ने कौन सी प्रक्रिया बताई है, द्विध्रुवीय। ट्राइपोलर की जब भी बात होगी तो किसने बताई है, जॉन ड्यूवी ने। ट्राइपोलर में कौन कौन से अंग हो जाएंगे इसके, एक तो शिक्षक, नंबर 2 स्टूडेंट, और नंबर 3 हो जाएगा कैरिकुलम। ये आपको याद रखने हैं। टीचर कैसा हो जाएगा, इंडिपेंडेंट, स्टूडेंट हो जाएगा डिपेंडेंट, और कैरिकुलम हो जाएगा मीडिएटर। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, तो एक बार इसकी समरी देख लेते हैं। बात करें अगर हम टीचिंग की, तो टीचिंग एक कैसी प्रोसेस हो जाएगी, टीचिंग हो जाएगी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। एक टीचर और एक लर्नर के बीच की प्रोसेस कैसी हो जाएगी, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अगर हम बात करें लेवल की, तो लेवल कितने हो जाएंगे, 3। नंबर 1 हो जाएगा, कौन कौन से लेवल हो जाएंगे, नंबर 1 हो जाएगा मेमोरी लेवल, नंबर 2 हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग, और उसके बाद हो जाएगा नंबर 3 रिजल्ट। तो ये आपको याद रखने हैं, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिजल्ट। नंबर 2 अगर हम बात करें फेजेस की, तो फेजेस भी कितने हो जाएंगे, 3। नंबर 1 प्री, नंबर 2 इंटरमीडिएट, और नंबर 3 हो जाएगा पोस्ट। बात करें अगर हम वेरिएबल्स की, तो वेरिएबल भी कितने, 3, एक डिपेंडेंट, एक इंडिपेंडेंट और एक मीडिएटर। डिपेंडेंट की जब भी बात होगी तो क्या होगा, स्टूडेंट। टीचर की बात होगी तो टीचर कैसा हो जाएगा, इंडिपेंडेंट, और मीडिएटर की जब भी बात होगी तो क्या हो जाएगा, कैरिकुलम, पाठ्यक्रम। ये आपको याद रखना है। आइए हम देखते हैं अगला पार्ट। तो इसके बाद डिस्कस किया गया है कि माइक्रो टीचिंग क्या है। तो आपको माइक्रो टीचिंग से संबंधित पहले कुछ फैक्ट देखने हैं। तो फैक्ट कौन कौन से हो जाएंगे, अगर बात करें हम माइक्रो टीचिंग कब स्टार्ट हुई, तो यह सबसे पहले स्टार्ट हुई है यूएसए में। कब हुई है, 1961 में। 1961 में इसका नाम सुनने में आया, और 1963 में ये पूरी तरह से शुरू हो गई। बात करें एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम कब से शुरू हुआ है, एनसीईआरटी कब से इस्टेब्लिश हुआ है, तो वह भी हुआ है 1961 से। बात करें अगर हम यूनिवर्सिटी की, किस यूनिवर्सिटी से शुरू किया गया इसे, तो इसे किया गया है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से। किसके द्वारा शुरू किया गया है, DW एलन के द्वारा। ये नाम आपको याद रखना है, DW एलन। तो कौन कौन से पॉइंट हो जाएंगे फैक्ट से, स्टार्ट कहाँ हुई, यूएसए में। कौन सी यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। कब हुई, 1961 में।
किसके द्वारा हुई? DW एलन के द्वारा। आइए अब समझते हैं, भारत के संबंधित फैक्ट देख लेते हैं। इंडिया में कब स्टार्ट हुई है? तो इंडिया में स्टार्ट हुई है 1967 में। यह नाम किसने दिया था? DD तिवारी के द्वारा यह नाम दिया गया। DD तिवारी के द्वारा यह नाम दिया गया था। अगर हम बात करें इसके फादर किसे कहा गया है, तो फादर इंडिया में बोला गया है BK पासी जी को। ये नाम आपको याद रखने हैं। इंडिया में कब आई? 1967 में। किसके द्वारा नाम दिया गया? DD तिवारी के द्वारा। और फादर कौन हो जाएंगे, इसके बारे में विस्तृत किसने बताया? BK पासी ने। ये आपको याद रखने हैं। आइए अब हम समझते हैं इसकी प्रक्रिया। जब भी बात करेंगे हम सूक्ष्म शिक्षण की, तो सूक्ष्म शिक्षण के बारे में आपको याद रखना है। सूक्ष्म से ही पता चल रहा है स्मॉल, तो इसमें क्या होगा? सब चीज़ें स्मॉल बनानी है आपको। ग्रुप भी कैसा होगा? स्मॉल। टाइम भी कैसा होगा? स्मॉल। और स्किल भी कैसा होगा? स्मॉल। और ये हमेशा किसके लिए होगी? एक टीचर के लिए। माइक्रो टीचिंग हमेशा किसके लिए की जाती है? टीचर या ट्रेनी टीचर के लिए। इसमें स्टूडेंट्स से कोई मतलब नहीं है, ये आपको याद रखना है। तो माइक्रो टीचिंग में ग्रुप भी कैसा? स्मॉल। टाइम भी कैसा? स्मॉल। और स्किल भी कैसा? स्मॉल। ये आपको याद रखना है। आइए हम देखते हैं माइक्रो टीचिंग की प्रोसेस। तो माइक्रो टीचिंग की प्रोसेस क्या हो जाएगी? व्हेन ए स्मॉल ग्रुप फॉर ए स्मॉल स्किल इन ए स्मॉल टाइम इज फॉर्म्ड। तो मतलब क्या हो जाएगा इस बात का? ग्रुप भी बनाना है स्मॉल, टाइम भी कैसा रखना है? स्मॉल। और स्किल भी कैसा रखना है? स्मॉल। बात करें ग्रुप की, तो ग्रुप में कितने मेंबर हो सकते हैं? 5 to 10 मेंबर्स। टाइम कितना हो सकता है? 5 to 10 मिनट्स। और स्मॉल स्किल की बात करें तो स्मॉल स्किल कितना होना चाहिए? ये आपको याद रखना है, 1। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम समझने वाले हैं माइक्रो टीचिंग साइकिल किस तरह से प्रेजेंट करेंगे। अगर हम तो माइक्रो टीचिंग की जब भी अगर हम बात करें, तो आइए देख लेते हैं। माइक्रो टीचिंग में पहला स्टेप कौन सा होगा? प्लान का। प्लान के बाद हमें क्या करना है? टीचिंग। सबसे पहले योजना, नंबर 2 टीचिंग शिक्षण, नंबर 3 हो जाएगा फीडबैक प्रतिपुष्टि, और नंबर 4 हो जाएगा रीप्लान पुनः योजना, नंबर 5 रीटीचिंग पुनः शिक्षण, और नंबर 6 हो जाएगा री फीडबैक पुनः प्रतिपुष्टि या फीडबैक, दोबारा से फीडबैक देना। तो अगर हम बात करें इनकी टाइमिंग की, सबसे पहले हमने कोई प्लान बनाया। प्लान में मान लीजिए आपको लग गए 3 घंटे, तो इस 3 घंटे को आपको कैलकुलेट नहीं करना है। तो प्लानिंग का टाइम कभी भी माइक्रो टीचिंग में कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। एक तो ये बात आपको याद रखनी है। तो इसके पहले स्टेप में टाइम कहाँ से कैलकुलेट करेंगे हम? टीचिंग से। टीचिंग में मिनट कितनी लगेंगी? 6 मिनट। उसके बाद है फीडबैक, इसमें भी टाइम कितना देना है? 6 मिनट। उसके बाद आपको क्या करना है? रीप्लानिंग में टाइम देना है 12 मिनट का। उसके बाद देना है 6 मिनट का रीटीचिंग के लिए। उसके बाद री फीडबैक के लिए 6 मिनट का। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ऊपर भी 2 बार 6, नीचे भी 2 बार 6, और बीच में क्या हो जाएगा? 12। तो इस तरीके से याद कर लीजिए आप, 6 6 12, 6 6 12। तो टोटल 12 12 और 12 मिलकर कितनी मिनट हो जाएंगी? 36 मिनट। तो इंडिया में इसके लिए परफेक्ट टाइमिंग कितनी दी गई है? 36 मिनट की। लेकिन अगर हम बात करें यूएसए की, तो यूएसए में माइक्रो टीचिंग साइकिल में कितना टाइम दिया जाता है? 30 मिनट का। इसके लिए आपको सब में से 1 1 मिनट कम कर देनी है। आइए अब हम बात करते हैं, इसकी समरी देख लेते हैं। तो समरी किस तरीके से है इसकी? कोई एक टीचर हो या ट्रेनी टीचर, उसके द्वारा क्या तैयार की जाती है? माइक्रो टीचिंग साइकिल। उसमें उसके कितने स्टेप हो जाएंगे? टोटल 6 स्टेप। सबसे पहले क्या करना है? प्लानिंग, योजना बनानी है। उसके बाद क्या करनी है? टीचिंग। टीचिंग के बाद उसके क्या मिलेगी? उससे रिलेटेड फीडबैक। फीडबैक के बाद उसे क्या करना है? रीप्लान जनरेट करना है। रीप्लान कब बनेगा? अगर उसके पढ़ाने में कोई कमी हो, तो रीप्लान में क्या करना है? उसे मॉडिफिकेशन, या तो कुछ ऐड करना है या कुछ माइनस करना है। उसके बाद रीप्लान के बाद उसे क्या करना है? रीटीचिंग करनी है। और रीटीचिंग के बाद उसे मिलेगी री फीडबैक। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो गाइस ये थे अध्ययन मंत्रा पेड क्लास की पहली क्लास की नोट्स। तो गाइस कैसी लगी हमारी वीडियो? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स।